नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। कल हम लोगों ने एक प्लान बनाया, अनाउंसमेंट मैंने आपको किया और आपको बताया कि हम रेलवे की कक्षाएं आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रेलवे के सभी डिफरेंट एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड एनटीपीसी कवर करेंगे, एएलपी कवर करेंगे और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। जो परीक्षाएं आपकी होगी, जितने अंक इसमें मिल सकते हैं, आ सकते हैं, जितने सवाल, उन सभी सवालों पर अब हम लोग का अप्रोच बनेगा। सबसे पहले सवालों की अवेयरनेस प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित, अर्थात जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उन सब को हम कवर करेंगे और साथ साथ उनसे रिलेटेड हम नए सवालों को भी यहाँ पर सेट में डालेंगे। तो पहले प्रैक्टिस से शुरुआत करिए, कुछ दिनों तक अपनी इन्वॉल्वमेंट इसमें लाइए, देखिए सवालों का नेचर समझिए अलग अलग चैप्टर्स के टॉपिक्स के, तब जाकर के हम लोग आगे जो और मिसलेनियस और मॉडल पेपर आपके लिए प्रोवाइड करें उसमें आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा, सबसे बेहतरीन होगा। प्रतिदिन अपनी एक्टिविटी में आप लोग इसको शामिल करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, अपने सजेशंस दीजिए और बताइए कि हम लोग इसमें बेहतर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीजों को, या अपनी डिमांड को रखिए तो हम जाके और प्लानिंग आपके सामने स्पष्ट कर सकें। शुरुआत में करता हूं आज के सेशन से, आज के सेशन की इस बहुत ही शानदार बेहतरीन सवाल से जो ग्रुप डी जैसे एग्जाम में आपको फेस करने को मिल सकता है। सवाल क्या है? सिंपल एक अलजेब्रिक अगर देखा जाए इसे, यह पैटर्न है लेकिन बहुत कॉमन है, लगभग हर परीक्षाओं में आपको फेस करने को मिलता है। दो टर्म है जिनका एडिशन है, हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। दूसरा बीच में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर अगर इनका हम सब्ट्रैक्शन देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। नीचे अगर देखा तो यार तो a इंटू बी का फॉर्मेट है। अगर हम इसको एक फार्मूले की तरह समझें तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, डिवाइड बाई यहाँ पर ए बी है, डिवाइड बाई यहाँ पर ए बी है। मैं आपको इसको समझने के लिए पहले स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर इस तरह की जब कंडीशंस आपके सामने आए तो दो पैटर्न्स आप तैयार करिए। पहले इसी का पैटर्न देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाता है 4ab। और ऐसे में अगर ए बी नीचे जाएगा इसके साथ तो यहाँ पर केवल और केवल 4 बचेगा किसी भी सवाल के लिए। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अगर ए बी लिखा है तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप उत्तर 4 बता दें। यहीं पर एक पैटर्न और समझ लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ही मस्ट है। अगर लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर लिखा हो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान में रखिए कि इसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसी केस में अगर यह नीचे जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है इसका केवल 2 आता है। तो ऐसी कंडीशंस आपके लिए एकदम बहुत ही वैल्यूएबल होती है, हर परीक्षा में आपको फेस करने को मिलती है। इग्नोर मत करिएगा, इस तरह के सवालों पर अपना कमांड बनाइए। हक होगा सवालों पर, हक होगा आपके जवाबों पर। आप सभी प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे, इसी अप्रोच से आप लोग प्रयास करिएगा। दूसरे सवाल पर मैं लेकर चलता हूं, ये भी सरलीकरण जैसा ही सवाल है। सवाल क्या है सुनिएगा, 6 की पावर n प्लस 1 3 है, माइनस 32 लिखा हुआ है, इनटू है डॉट मतलब दशमलव मत सोचिएगा, 6 की पावर यहाँ भी n प्लस 1 है, डिवाइड बाई 6 की पावर n प्लस 2 है, ये भी दिख रहा है, माइनस 2 इंटू 6 की पावर n प्लस 1 है। इसका सॉल्यूशन करना है, देखिए मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप एक काम करो, यहां से 6 की पावर n प्लस 1 है, n प्लस 3 है, तो मैं 6 की पावर n प्लस 1 कॉमन करूंगा, करेक्ट है। जैसे ही कॉमन करूंगा यहाँ पर केवल 6 की पावर 2 आएगा, केवल 6 की पावर 2, क्योंकि n प्लस 1 गया, 1 इसमें से घटा तो केवल 6 की पावर 2 बचा। माइनस से पूरा चला ही जा चुका है, यहाँ पर केवल 32 बचेगा। नीचे जाते हैं, यहाँ पर 6 की पावर n प्लस 1 यहाँ से भी कॉमन निकलेगा और यहाँ पर 1 निकला तो केवल 6 बचेगा, 6 की पावर 1 बचेगा, समझ रहे हैं। माइनस यहाँ पर 2 होगा, यह पूरी तरह से इससे खत्म हो रहा है। और 6 की पावर 2 सबको पता है 36 होता है, माइनस 32 होता है, डिवाइड बाई यहाँ पर 6 माइनस 2 4 होता है, 32 4 36, 4/4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसके लिए राइट सोल्यूशन आपका कितना होगा 1 होगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, कहीं किसी को कंफ्यूजन डाउट हो तो हमें स्पष्ट करते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल पर आता हूँ, रीजनिंग रिलेटेड सवाल है लेकिन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा जहां पर P लिखा हो तो उसका मतलब डिवीजन है। मतलब P का अर्थ क्या है बताइए, डिवीजन। हम जब P जहां जहां पाएंगे उसको हम डिवाइड की तरह यूज करेंगे। Q का मतलब मल्टीप्लीकेशन, जहां जहां Q आएगा उसको हम मानेंगे वो हम गुणा है, जहां जहां R आएगा उसको मानूंगा मैं प्लस है, जहां जहां S आएगा उसको मानूंगा मैं माइनस है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सब अप्लाई किया है। क्वेश्चन क्या है, 18 है Q लगा है, ठीक है, 12 है P लगा है, प्लस 12 है P लगा है, 4 है R लगा है, 5 है और S लगा है, 6 है। जो जो वेरिएबल है उनको अलग करिए, यह Q है, ठीक है, यह P है, यह R है,
और यह यस है। जैसे जैसे कहा वैसे सब्स्टिट्यूट करिए। पी की जगह पर भाग रख दीजिए, यहां पर भाग कर दिया। क्यू की जगह पर गुणा कर देते हैं, ठीक है। आर की जगह पर प्लस कर देते हैं और एस की जगह पर माइनस कर देते हैं। बाकी जो नंबर जैसे हैं 12 है करेक्ट है, दिख रहा है सबको। 4 है, 5 है, 6 है। बॉड मास का नियम लगाइए और अप्लाई कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए बॉड मास क्या होता है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। 4 तिया 12 होगा, 12 तिया 36 होगा। 36 प्लस 5 माइनस 6 करिए, 36 5 41 होता है। 41 से अगर हम 6 घटाते हैं तो 35 से 41 होता है। तो रिजल्ट हमारे पास 35 है। यहां पर एक बार चेक कर लीजिएगा आप सभी लोग। फिर से मैं एक बार देखिए, क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप लोग देख लें। ये 1 सेकंड यहां पर मिसिंग है क्योंकि यह 12 नहीं था। यहां पर दिस वैल्यू आज 18, यह वैल्यू आपकी क्या थी बताएं, 18 थी। 18 थी, आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए था। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आप कर दो। 18 गुणे 3 कितना होता है, 54 होता है। 54 5 59 होता है और 59 से हम 6 निकालेंगे। 59 से हम 6 निकालेंगे तो यह वैल्यू आपकी 53 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपको 2 में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आपका सही है। मुझे लगा रीजनिंग की तरह सवाल है, मुझे रीजनिंग नहीं आती क्या, लेकिन नहीं, यहाँ पर 18 था और मैंने लिखा था उसकी जगह पर 12। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर आपके सामने 53 है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में अवेलेबल थी। इस सवाल का करेक्ट आंसर आपके सामने है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ता हूं। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा गणित दोनों में पास हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। छोटा सा डायग्राम बनेगा, सवाल आराम से हल हो जाएगा। मैं एक डायग्राम देता हूं जिसे आप वेन डायग्राम कहते हैं। देखिए मैं यहां बना के दिखाता हूं, ऐसे बनाता हूं। ये हमने एक वेन डायग्राम बनाया जिसमें हमने इंग्लिश को प्रेजेंट किया पहले डायग्राम में। दूसरा एक डायग्राम और बना रहा हूं जिसमें हम किसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, अगला विषय क्या है, अंग्रेजी के साथ साथ यहाँ पर मैथ है, मैथ आएगा। अब सुनिए कहता क्या है, कॉमन की स्थिति है इसलिए मैंने इंटरसेक्शन जैसे प्रेजेंट किया उसी तरह से आपको भी समझना है। कह रहा है कि 80% अंग्रेजी में जो उत्तीर्ण की स्थिति है, 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। 85% गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 85%। देखते चलिएगा। इसके बाद कह रहा है 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में। जो 75% की आंकड़ा है यहाँ चला जाएगा, जो दोनों के हिस्से में होगा। करेक्ट है, यहाँ चला गया। अब अगर मैं आपसे केवल कहूं, जैसे अभी सवाल को न हल करके यहीं पर क्लियरिटी करिए, मैं केवल उनकी बात करूं जो केवल अंग्रेजी में, देखो अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना और केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना दो अलग अलग बातें हैं। 80 से 75 घटाएं, 5% ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। गणित की बात करिए, जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए वो कितने हैं, 10%। अब अगर आपसे कोई कहे उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण हुए हैं 75 5 80 10 90, 90% यहाँ पर उत्तीर्ण हुए। करेक्ट, उत्तीर्ण का मतलब पास। अब फेल कितने हुए होंगे कंफर्म करिए। अगर पास हुए हैं 90% तो फेल हुए हैं 10%। सवाल क्या कहता है उसको भी पढ़ लीजिएगा सभी लोग। सवाल कहता है कि 40 विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं, 10% का मान आपको दिया है 40। और आपसे पूछा क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी तो हमेशा 100% होते हैं, तो 100% का मान देखिए 10 चौके 40 है, 100 चौके 400 है। इस सवाल का उत्तर 400 है, जो ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल भी है। 4 ऑप्शन है, 400 विद्यार्थियों की संख्या थी जो कुल संख्या को प्रेजेंट करने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसका गुणनफल पूछा, अलजेब्रिक मैंने ऐसे क्लास में भी सवाल कराए हैं। x स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, डिवाइड बाई x प्लस 1 है, गुणे करिए। 2x प्लस 2 है, डिवाइड बाई x माइनस 2 है। चलिए जो फैक्टराइजेशन होगा उसी फैक्टराइजेशन से इसका सोल्यूशन रिजल्टेंट डिसाइड होगा। सबसे पहले इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर को आप x का होल स्क्वायर करिए, x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई x प्लस 1 है, गुणा लगाते रहिए, 2 कॉमन करिए, x प्लस 1 कर दीजिए, डिवाइड बाई x माइनस 2 है। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। करेक्ट है, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 है, गुणे करिए, 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, डिवाइड बाई x माइनस 2 है। जो कट सके, जो खत्म हो सके उनको एकदम खत्म कर दीजिए। x प्लस 1 x प्लस 1 से गया, x माइनस 2 x माइनस 2 से गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। 2x प्लस 4 होगा,
आपके इस रिजल्ट में सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर माना जाएगा। एकदम सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्लियरिटी से इसका आंसर आप लोग नोट करिए और अगले सवाल पर बढ़िए। 729 लीटर का एक मिश्रण था। दूध और पानी के अनुपात 7:2 थे। दूध का भाग और पानी का भाग, मिल्क एंड वाटर, 7:2 के फॉर्म में थे। मतलब मिल्क पार्ट इज द 7 एंड वाटर पार्ट इज द 2। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। हमें जो परिवर्तन करना है वो पानी में करना है। मतलब दूध वाला जो था वो संतुष्ट नहीं था, उसके दिमाग में था कि और इसमें हम पानी बढ़ाएं, क्योंकि उसको लग रहा था दूध ज्यादा ही हमने दे दिया है। पानी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और पानी कितना बढ़ा दे या जो रेशियो था इसमें दूध तो उतना ही रहे बट पानी में परिवर्तन होकर 3 हो जाए। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर हम जब ऐसे सवाल पाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उस हिस्से को जो नहीं अपडेट किया जाता है उसको इक्वल रखें, और ऑलरेडी इसमें इक्वल है तो सबसे बेहतरीन बात है। नहीं होता तो इसी को बराबर कराने में इधर उधर करना होता है। अब सीधा सीधा मुझे यहाँ से यहाँ का अंतर देखना है कितना बढ़ा। अनुपातिक रूप से 1 का अंतर है और इसका मान हमको बताना है। इस 1 के मान को बताने के लिए अपने अमाउंट्स पर चलिए जो हमको दिया है। टोटल जो मिश्रण था वो 729 लीटर का था, जो कि अनुपाती रूप से 7 और 2 का जोड़ अगर हम कंपेयर करें तो 7 दोनों मिलकर कितना होता है, 9 होता है। 9 बराबर आप 729 करिए, 1 बराबर 9 8 72 होता है, 9 1 के 9 81 होता है। 1 का मान ही यहाँ पर आपका आंसर है। 81 लीटर आपको पानी बढ़ाना होगा, तब जाकर के रेशियो जो आपका 7:2 का था 7:3 का हो पाएगा। तो इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपका 7:3 के लिए 81 लीटर पानी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करते हुए चलिएगा। अगले सवाल पर आइए। टिन का एक टुकड़ा है टिन का एक टुकड़ा है टिन का एक टुकड़ा है, आयत की आकृति में है, रेक्टेंगल आप समझते हैं। लंबाई जिसकी 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इसका उपयोग करके एक बंद घन निर्मित किया जाता है। घन की भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। घन की भुजा की लंबाई क्या हो सकती है, ये हमको बताना है। जैसे अपने पास क्या था, देखिए ध्यान से, ये मोड़ना है, ऐसे देखिए, ऐसे है, ऐसे है। अब ये अपने पास ये 12 था और ये कितना था बताएं, 8 था। अब इसको हमें क्या करना है, घन की तरह प्रेजेंट करना है। घन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर करनी होती है। इसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमें एक जैसे पन्ना है, मान लीजिए ये पन्ना है, मुझे इसको क्यूब के फॉर्म में ले जाना है। तो क्यूब के फॉर्म का मतलब होता है आप क्या करोगे, जितना आपका नीचे का सतह रहेगा उतना ही ऊपर का बगल का सतह रहेगा, उतना इधर का। जैसे डाइस देखिए, ये तो फिलहाल डाइस नहीं है लेकिन ऐसे ही कुछ होता है। इसी पन्ने को, इसके पूरे सरफेस का उपयोग हमें 6 सरफेस में करना होगा, क्योंकि जब हमारा क्यूब होता है ना उसमें कुल 6 सरफेसेस बनते हैं। 6 इक्वल पार्ट में हमें ब्रेक करना होगा। 6 अलग अलग सरफेस, जो जमीन पर होगा वही ऊपर होगा, वही इधर होगा, वही इधर होगा, वही इधर होगा, वही इधर होगा। घन बनाने के लिए 6 सरफेसेस में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले इसके एरिया की बात करिए तो एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 गुणे 8 होती है। 12 8 कितना हो गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इस एरिया को हम ले जाएंगे और इसका उपयोग करेंगे, इसी को हम एक घन बनाएंगे। देखिए घन ऐसे बनकर आएगा आपका, यही पूरा सरफेस हम ऐसा प्रेजेंट करेंगे इस घन के शेप में चला जाए। और जब घन के शेप में चला जाए तो उसके सभी सरफेसेस बराबर होंगे। सभी सरफेसेस बराबर होंगे, लंबाई मतलब जो नीचे का सरफेस होगा वही ए सरफेस होगा, वही ए सरफेस होगा, वही ए सरफेस होगा। जितने सरफेस यहाँ टोटल बनकर आएंगे वो सारे के सारे सरफेसेस इक्वल एरिया में होंगे। और इसका अगर आप भुजा अगर ए मानते हैं तो इसके सरफेस एरिया की बात करें 6a वर्ग होता है। 6a वर्ग का मान हम कितना कर देंगे, 96 कर देंगे। हमसे क्या पूछा है, घन की भुजा ही पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करिएगा, 16 छके 96, 16 हो जाएगा। ए की वैल्यू √16 होगी, अर्थात ए का मान आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। घन की प्रत्येक भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यहाँ सवाल ऐसे भी पूछ सकता था कि इसका आयतन क्या होगा, या इसकी सरफेसेस पर अगर हम कुछ लेबलिंग करवाएं तो उसका कॉस्टिंग क्या होगा। तो इस प्रकार से कुछ भी हमसे पूछ सकता है। फिलहाल हम लोगों ने उत्तर बता दिया और उत्तर इस सवाल का तीसरा ऑप्शन था, 4 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा होगी, जो आपने सही उत्तर के रूप में देखा है। ठीक, चलो सिंपल सवाल था, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। इसमें इस तरह के सवाल रीजनिंग में भी आते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। 72:90 प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ये है 156:2, ए क्वेश्चन मार्क। अब इसको हमें फाइंड करना है।
आपने सुना है कि चार पद समानुपाती तभी होते हैं जब बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 72 गुणे x कर दीजिए बराबर 90 गुणे 156 कर दीजिए। ठीक है, x का मान कितना होगा 90 गुणे 156 डिवाइड बाई हमने 72 कर दिया। ठीक है, अब देखिए 18 से डिवाइड 18 चौके 72 होता है, 18 पंचे 90 होता है। 4 से काटिए, 4 पंतियां 12, 4 9 36, 5 गुणा 5 9 45 होता है। एक सेकंड फिर से देख लीजिएगा, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 4 से काटा, 4 तियां 12, 3 15, 4 9 36। अब ऐसे में देखिए यहाँ पर फंस रहा है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि 9 5 9 45, 5 तियां 15, 4 19, 195 इसके केस में आंसर आ रहा है। अब यहाँ डाउट क्रिएट हो रहा है। देखिए एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे अपने पास क्या है 72 है, रेशियो कितना है 90 है, प्रपोर्शन कितना है 156 है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब हमें चौथा टर्म बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। तो बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 90 गुणे 56, 156 तो रखना ही रखना है, डिवाइड किससे करना है 72 से करना है, बराबर आपको फाइंड करना है और यही क्वेश्चन मार्क आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं या किससे करें, 8 से करते हैं और ये आपके पास कितना है, यहाँ पर हमने कितना लिया था, हमने 18 से किया था, सही तो किया था हमने, 18 चौके 72, 18 पंचे 90 भी हमने किया था, ये भी सही था। 4 से काटा, 2 दूना, अब 4 से काटते 4 तियां 12, 3 15, 4 9 36 होता है। इस हिसाब से देखिए 5 9 45, 5 तियां 15, 4 19, 195 आना चाहिए। अब 195 कहीं ऑप्शन में है नहीं। इसको अगर रीजनिंग से आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, जैसे क्या हम उसको सीरीज को हम भाई प्रपोर्शन के हिसाब से उत्तर 195 आएगा, रीजनिंग के हिसाब से कुछ अगर पॉसिबिलिटी बने कि 72 में 18 जुड़कर 90 है, फिर कुछ अगर ऐसे है, तो इस पर अगर आपके मन में कोई सवाल या उसका उत्तर बन पाता है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। बाकी अगर 195 आता है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सवाल कुछ ऐसे डाउट्स के जरूर हम रखेंगे जिससे कि आप भी थोड़ा सा आपका दिमाग खुले और आपके आंसर्स आए कमेंट्स बॉक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। दो शहर हैं ए और बी, एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक शहर देखिए यहाँ पर है, एक शहर यहाँ पर है, करेक्ट। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 360 किलोमीटर की है। यहाँ तक क्लियर होता है। आगे बढ़ता हूं। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर, यहां से एक कार निकलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए तक लौट आती है। देखिए एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है यहां से यहां तक, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक लौट आती है। कार की औसत चाल क्या है? अब सुनो, गई थी 40 की गति से और लौटी है कितने से 60 की गति से। इसमें इस सवाल में इसका कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि जाना और आना समान दूरी थी, और अगर दो समान दूरी को दो अलग अलग चालों से चलकर तय किया जाए तो समय जो औसत चाल होती है, अगर फार्मूले से आप करना चाहोगे तो औसत चाल होगा ट्वाइस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये औसत चाल हो जाएगी। 2 गुणे 40 गुणे 60 कर दें बटे 40 प्लस 60 कर दें, करेक्ट है। तो हो जाएगा 2 गुणे 40 गुणे 60 कर दिया, और 40 60 कितना होता है 100, जीरो खत्म होता है, 4 दूना 8, 8 छंगे 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड होगी। हम लोग क्लास में कैसे किए हैं, अगर क्लास से कोई देख रहा है तो बता सकता है, हमने इसको जो है एक संख्या मान करके, एक दूरी मान करके करवाया है, क्योंकि हम जानते हैं केवल 2 ही दूरियां नहीं तय करनी होती है, 2 से अधिक दूरियां भी जो समान होती है उनको तय करना होता है। तो दूसरे ऑप्शंस को हम सही उत्तर मानेंगे इस फार्मूले से, जिसमें हमने समान दूरी जाना और उसी दूरी को आकर तय करना, दोनों को अगर अलग अलग गतियों से किया है तो हमारी एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो आप देख पा रहे हैं, करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं। 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां चलाते हैं। एक घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे? देखिए ऐसे दागते हैं, एक लक्ष्य है, टारगेट, ऐसे देखते हैं। यहाँ पर 5 पर्सन खड़े हैं, एक नंबर ऐसे रख देते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे रख देते हैं, ये 5 व्यक्ति हैं। अब ये सब गोलियां दाग रहे हैं, सब के सब फटाफट गोलियां मारे। फिर क्या किया देखिए, अब लक्ष्य पर क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड, पहले इसने देखिए अब एक साथ सब दाग चुके हैं, फिर इसने 6 सेकंड के बाद गोली दागी, इसने 7, यहाँ पर जो है 8, इसने 9, ठीक है, और इसने 12, इस प्रकार से इन्होंने गोलियां दागी है। सवाल हमसे पूछा है कि
1 घंटे में वो लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें उस संख्या को पता करना होगा जो प्रत्येक से कटे, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 12 से। ऐसी संख्या के लिए देखिए जैसे एलसीएम इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्म होता है। अगर हम 6 और 12 की बात करें तो 6 का रोल ही खत्म हो गया अगर हमने 12 को ले लिया। इसमें क्योंकि 3 है तो इसके 3 का रोल खत्म हो जाएगा, एक 3 का, भी एक 3 बचा हुआ है। इसका 4 भी चला आएगा क्योंकि 4 3 12 होता है, इसमें 2 बचा हुआ है। तो कुल मिला के अगर एलसीएम सोचेंगे तो 12 होगा, गुणे 3 होगा, गुणे 2 होगा और गुणे 7 तो अलग ही है, आप समझ ही रहे हैं। वैसे भी 12, 9, 8 और 6, 12, 9 और 8 और 6, 12 3 36 दूना 72, 72 एलसीएम होता। 72 में 7 से गुणा करें, 72 में 7 से, 7 दूना 14, 7 7 49, 50, 504 से 504 सेकंड होगा, करेक्ट, 504 सेकंड होगा। अब 504 सेकंड को देखिए, 1 घंटे में 504, जैसे हमको ये पता करना है कि 1 घंटे में गोलियां दागनी है, तो मुझे पता था कि 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड होता है। मैंने 3600 सेकंड को 504 से भाग किया, ठीक है, 504 से भाग किया। अब देखिए भाग अगर हम कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, 18 दूना 36 हुआ और 18 8 144 होगा, 18 दूना 36 200 होगा, 4 से काटिए 4 7 28 होगा, 4 पंचे 20 50 होगा, 7 से काटेंगे 7 7 49 होगा, 7 7 कितना होगा 49, यहाँ से 7 बार हुआ, 7 बार तक तो हम पहुंच गए, समझ रहे हैं, 7 बार तक तो हम पहुंच गए। लेकिन आपको बता दूं कि एक बार ऑलरेडी ये लोग गोलियां चला चुके थे, तो इसका मतलब 7 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कुल मिला के 8 बार ये लोग निशाना साधेंगे, 8 बार निशाना साधेंगे। इस सवाल के लिए तीसरा ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, तीसरा ऑप्शन। हम लोगों ने जब एलसीएम निकाला तो 504 आ रहा है, ठीक है, 7 दूना 14, 7 7 49, 49 1 50, 504 से मैंने इसको भाग किया, कुल 7 दशमलव समथिंग आ रहा है, मतलब 7 ही बार होगा, 8वीं बार नहीं कर पाएगा। और 8वीं बार अगर नहीं कर पाएगा तो हम जानते हैं कि एक बार तो ऑलरेडी यहाँ पर चला ही चुके हैं ना, अगर चला चुके हैं तो फिर 1 जोड़कर 8 बार तक यहाँ पर टोटल गोलियां 1 घंटे में कर पाएंगे, समझ रहे, 1 घंटे में उन्होंने कहा है, तो अभी तो एक बार चला ही चुके हैं, अब फिर अगले 7 बार और चलाएंगे तो कुल 8 बार वो लोग गोलियां दाग सकेंगे एक साथ, करेक्ट है। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर 8 होगा, जो तीसरे ऑप्शन में आपके सामने करेक्ट आंसर के रूप में। ऐसे ही बत्तियों का जलना, सिग्नल्स पे बत्तियों का जलना, घंटियों का बजना, इस पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगले सवाल पर आइए। किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 साल है, शिक्षक की उम्र को भी जोड़ा जाता है तो कक्षा की औसत आयु 19 हो जाती है। ये बहुत ही आसान सवाल होता है। देखिए यहाँ पर हम पहले संख्या लिखते हैं, ठीक, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, औसत लिखते हैं। पहले इस सवाल में देखिए क्या दिया है, पहले कुल 35 विद्यार्थी थे, एवरेज एज उनकी 18 थी, एक इसमें अध्यापक बढ़ गया तो अच्छा संख्या हो गई 36, इसकी वजह से औसत कह रहा है 1 बढ़ करके 19 हो गया। जो टीचर शामिल हुए उन्हीं की वजह से एवरेज यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। टीचर की उम्र निकालनी है जब यहाँ पर कोई शामिल हो उस केस में, तो अगर हम इस समय पुराना औसत लेंगे तो हम नई संख्या के पास जाएंगे और इस वृद्धि को इस पर अप्लाई करेंगे और 36 लाकर इसमें जोड़ दिया, 6 8 6 14, 3 1 4 1 5, शिक्षक की उम्र यहाँ पर 54 साल हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। यहां से भी कर सकते थे, अगर 19 मतलब नया औसत लेते तो पुरानी संख्या के पास जाते, 1 का गुणा करते जो वृद्धि हुई है और यहाँ 35 जोड़ते तो सेम वही 54 साल, तब भी टीचर की उम्र आ जाती। 54 साल टीचर की उम्र होती। दोनों परिस्थितियों में आप इस सवाल का उत्तर कर सकते हैं। साइकिल का पहिया बेसिकली वृत्ताकार होता है, जिसकी अपनी रेडियस होती है, जिसका अपना डायमीटर होता है। जैसे इस सवाल में लिखा है व्यास जो होता है डबल ऑफ रेडियस, मतलब ये पूरा का पूरा 28 होगा। इस हिसाब से हम लोग रेडियस को 14 कह सकते हैं। साइकिल का पहिया जब एक बार घूमता है, एक चक्कर लगाता है, तो आप बता सकते हैं कि वह अपनी परिधि के बराबर, परिधि मतलब 2πr के बराबर की दूरी तय करता है। एक जो परिधि होती है वह एक चक्कर में तय की गई दूरी है, एक चक्कर में तय की गई दूरी है, समझ रहे हैं। एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, तो आप जान लीजिए अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। अगर हमें इस पहिए का व्यास पता है तो व्यास होता है 2 × r, तो हम 28 गुणे पाई, 28 गुणे पाई कर दें, पाई का मतलब जानते हैं सब 22/7 होता है, 7 चौके 28 कर दें, 22 चौके 88, 88 मीटर की दूरी पहिया एक चक्कर में तय कर रहा है। और उसे तय कितना करना है, 66 किलोमीटर। ऐसे एक बड़ा सा रास्ता था जो 66 किलोमीटर का था, इसको तय करना था। एक पहिया अपना चलना शुरू हुआ,
एक चक्कर में 88 मीटर, दूसरे चक्कर में 88 मीटर, तीसरे चक्कर में 88 मीटर, ऐसे इस 66 किलोमीटर को तय करने में चक्करों की संख्या, मतलब कुल दूरी जो कि 66 किलोमीटर है, अगर उसको 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें मीटर में चाहिए आंसर, मतलब हमें मीटर से ही कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एक चक्कर में तय की गई दूरी है वो मीटर में है, बटा मैंने 88 कर दिया। ठीक है, हम सब जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। समझ रहे हैं? आइए, 11 छक्के 66 है, 11 अठे 88 है, 8 से डिवाइड करिए, 8 1 के 8 है, 125 होगा। 125 को 6 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 12 3 15, 6 के 750 चक्कर लगाएगा। 750 चक्कर साइकिल का पहिया 66 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगाएगा और उस यात्रा को पूर्ण कर लेगा। आप भी जब किसी गाड़ी में बैठिए, किसी शहर की यात्रा कीजिए, आप अपने पहिए का, जिस गाड़ी में बस में बैठे हैं उसकी अगर आपको उसका व्यास पता हो, रेडियस पता हो या परिधि पता है तो आप बता सकते हो कि उस शहर तक पहुंचने में वह पहिया कितनी बार चक्कर लगाया, कितनी बार घूमा। आइए आगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, सबसे पहले एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है मतलब केंद्र है। यहां से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, अगर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो गई, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी मतलब यहां से यहां तक की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई। यहां से एक बिंदु है जिससे एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब यह लेंथ खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बता दूं, वृत्त के बाह्यतः स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमेशा समकोण बनाती है, और केंद्र से सतह को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से सतह को मिलाने वाली रेखा हमेशा याद रखिएगा ओ हमेशा यहाँ पर रेडियस ही होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। समकोण त्रिभुज बना, यही आपकी जो टीपी है यही स्पर्श रेखा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम काम करता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वैसे भी पढ़ा होगा आपने, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर होगा, 36 घटेगा तो आपको पता है 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है। 8 सेंटीमीटर यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई बनकर आ रही है। चौथे ऑप्शन में इस सवाल का उत्तर आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट। ये आपको इस तरह के डीआई भी फेस करने को मिलने वाले हैं। निम्नलिखित बारंबारता बहुभुज, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली कहते हैं ना, का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित या निम्न रेखा ग्राफ में एक स्कूल में वर्ष 2008 से 13, ये 8 से शुरू करके कहां तक 13 तक के वर्षों के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। 8, 9, 12 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत बताना है। इस सवाल में हमको औसत बताना है 8 में, 9 में और 12 में उत्तीर्ण होने वाले। तो आप कैसे करेंगे, देखिए 8 में संख्या कितनी है 110, 9 में कितनी है 138, यही बोला है 8, 9 और 12। 12 में 156, औसत होता है योग बटा संख्या, तीनों को जोड़िए 8 6 14, 4 5 9, 1 10, 1 11, ठीक है, 1 1 2 1 3, 314 बटे कितना कर दो 3, 3 1 के 3 होता है और 3 चौके 12 होगा, 3 चौके कितना होगा 12। एक सेकंड पहले सुन लीजिएगा, 3 1 के 3 हुआ। फिर से यहाँ पर जैसे अगर हम लोग फिर से एक बार जोड़ लेते, जैसे इसने हमसे कहा 2008 से 13 तक के वर्ष में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। 2008, 9 एवं 12 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत, तो यहाँ पर जब मैंने जोड़ा तो देखिए 6 8 14, 4 हासिल 1 हुआ, 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10 हुआ। यहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ था, देखिए जोड़ने में ये सब मिस्टेक बहुत भारी पड़ते हैं। 5 3 8, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9 1 10, मतलब पहले इसको जोड़िए 8 6 14 की 4, कैरी 1 हुआ, 5 1 6, 6 3 9 1 10 की शून्य हासिल 1 हुआ और ये 4 हो गया। 404 बटे 3 है। अगर हम इसका औसत निकालने के लिए संख्या से भाग करेंगे तो 3 1 के 3 हुआ, 1 0 3 3 9 हुआ, 1 3 चौके 12 हुआ, 2 3 छंगे 18 हुआ, 134.6 समथिंग करके आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपके सामने है। यहाँ पर भी 2008 से 11 तक के उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत में लगभग कितने वृद्धि हुई। 2008 कहाँ पर है 110, 2011 की बात करें 170, कितना बढ़ा है, ऐसे सोचने से पहले जीरो खत्म कर दीजिए, 6 बढ़ा है। 6 गुणे 100 बटे 11 कर दीजिए, 600 बटे 11 कर दीजिए, ठीक है, 11 पचे 55 है, 5 0,
ठीक है, 11 चौके 44 है, 54 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि आपसे नंबर 3 में दिया हुआ इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही बातें, स्पष्ट करते चलिएगा। ये सवाल आज की सेशन का अंतिम सवाल था। मैं अभी इसमें आगे के सेशंस में एडवांस और ज्यादा बढ़ाऊंगा, सवालों के नेचर को, लेवल को और आगे बढ़ाऊंगा। जितनी अलग अलग आवश्यकता है परीक्षा के हिसाब से उसको लेकर आगे बढ़ूंगा। सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती है। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।